गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों को। हर एक क्रांति का जनक नहीं होता। ये जो आप अलग अलग किताबों में हर एक क्रांति के आगे जनक के रूप में एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये किसी भी सरकार के आधिकारिक डेटा से मैच भी नहीं होता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर कौन सी वो क्रांतियां हैं जिसके जनक हैं, जो कि गवर्नमेंट के डेटा से मैच होता है, और कौन सी वो क्रांतियां हैं जो सामूहिक प्रयासों का परिणाम रही हैं। उसमें हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, इसके अलावा हमारी सरकार की जो नीतियां रही उनके तहत किसानों ने, संस्थाओं ने, सबने मिलकर काम किया, तो सबके सामूहिक प्रयासों से वो क्रांति हो पाई। कोई एक व्यक्ति उनका जनक नहीं है। जो अलग अलग किताबों में हर एक क्रांति के आगे एक जनक लिखने की पूरी कोशिश रहती है, तो वो गलत है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हम जानने वाले हैं इन क्रांतियों के कौन से क्षेत्र में ये क्रांति हुई। हरी क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति, भूरी, पीली, इन सभी क्रांतियों में कि ये कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उद्देश्य क्या था, और इसमें योगदानकर्ता कौन रहे हैं, और अगर किसी क्रांति के जनक हैं तो वो कौन हैं। तो ये हमारी आज की क्लास है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति से, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति में जो चरण दिए गए हैं, ये चरण भी सरकार इस तरह से अपने आधिकारिक डेटा में, मंत्रालयों की साइट पे भी या फिर एनसीईआरटी में भी ऐसे क्लियरली नहीं देती कि ये प्रथम चरण इस साल से स्टार्ट होकर इस साल तक था। नहीं, बहुत बार इन चरणों को विभाजन किया जाता है इनका, कि किस तरह से हमने हरित क्रांति को विस्तार किया, कि पहले कौन से राज्यों में थी प्राथमिक चरण में, फिर द्वितीय चरण में विस्तार कहाँ तक किया, तीसरे चरण में कैसे जो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा था उसको कम करने की कोशिश की। तो इन चरणों का जो विस्तार है, या ये कहाँ से चरण स्टार्ट होता है, पहला कहाँ खत्म, कहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है चरण, कहाँ खत्म होता है, इसके लिए कोई ऐसा पैरामीटर फिक्स वाला नहीं है। तो इनमें बिल्कुल आपको अलग अलग सन दिखाई दे सकती हैं अलग अलग बुक्स के अंदर। एनसीईआरटी क्या मानता है हम वो भी जान रहे हैं, और जो सरकार अपने डेटा में क्या देती है। तो सामान्यतः जो चरण फर्स्ट है हरित क्रांति का, जिसे प्रारंभिक चरण भी कहते हैं, ये सामान्यतः 1960 के दशक के मध्य से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक माना जाता है, या फिर लिखा हुआ मिलता है 1965-66 से स्टार्ट होकर 1970-71 तक ये चरण रहा। सरकार की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनके समय में हरित क्रांति की हम कह सकते हैं नींव रखी जा रही थी, लेकिन वास्तव में जो क्रियान्वयन हुआ मुख्य रूप से, वो तब हुआ जब देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जनक कौन थे? तो बिल्कुल हरित क्रांति के जनक भारत सरकार के डेटा से भी हम फैक्ट चेक करते हैं, तब भी नाम यही लिखा हुआ मिलता है, भारत में एमएस स्वामीनाथन। भारत में एमएस स्वामीनाथन जनक थे हरित क्रांति के। और अगर वैश्विक स्तर पे हम देखें तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे, ये वैश्विक स्तर पे हरित क्रांति के जनक थे। अब क्यों हम हरित क्रांति लेकर आए? क्योंकि भारत की जो निर्भरता चल रही थी दूसरे देशों पे, अमेरिका पे, पीएल 480 योजना के तहत हमें जो गेहूं मिल रहा था अमेरिका से, हम चाहते थे कि भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने। हाई यील्ड वैरायटी बीज मैक्सिको से हमने मंगवाए। बोने किस्म के गेहूं के बीज थे, जैसे इनकी जो किस्म है लर्मा रोजो, सोनारा 64, ये सामान्य बीजों की तुलना में कई गुना अधिक पैदावार देते थे। तो हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी थी, हमें डिपेंडेंसी नहीं रखनी थी किसी दूसरे देश के ऊपर। अब हमने क्या किया, इसके तहत, हरित क्रांति के तहत सिंचाई के लिए जो है नहरों, ट्यूबवेल और इन सब का जाल बिछाया, ताकि खेती मानसून पर निर्भर ना रहे केवल, और खेती सिंचाई बहुत आवश्यक होता है एग्रीकल्चर के लिए। फिर कीटनाशकों की बात करें तो फसल को बीमारियों और कीड़ों से बचाने के लिए रसायनों का उपयोग किया गया। सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की, और किसानों को ऋण मुहैया करवाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नाबार्ड की स्थापना भी हम देखते हैं, लेकिन ठीक है, वो तो 1982 में जाकर के। न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहाँ पे किसानों को यह गारंटी दी गई सरकार के द्वारा कि उनकी फसल जो है वो एक निश्चित कीमत पर जरूर खरीद ली जाएगी, तो ये गारंटी किसानों को दी गई। गेहूं का उत्पादन बढ़ा, हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, आर्थिक मजबूती मिली, किसानों की आय बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक्टर और अन्य मशीनों का चलन स्टार्ट हुआ इसी हरित क्रांति से। औद्योगिक विकास हुआ, कृषि यंत्रों, और अब जैसे ही
प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि होती है तो उसका फायदा उद्योगों को भी मिलता है। तो यहाँ पे उद्योगों को और फिर उसके बाद जो सेवा क्षेत्र है, जो तृतीय क्षेत्र है, उसको भी फायदा मिलता है। तो ऐसे में कृषि यंत्र, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों का विस्तार हुआ और रोजगार का सृजन हुआ। क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, लेकिन इन सब से काम तो बेहतर हो रहा था। हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम तो अब निकल कर आ रहे हैं कि किस तरह से पर्यावरण को नुकसान हुआ, हमारी मृदा का स्वास्थ्य खराब होना स्टार्ट हुआ, मनुष्यों का स्वास्थ्य खराब होना स्टार्ट हुआ, जीव जंतुओं पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये जो केमिकल, जो फर्टिलाइजर यूज किए गए, तो इन उर्वरकों का, कीटनाशकों का नकारात्मक परिणाम तो निकलने लगे हैं अब। तो ऐसे में यहाँ पे उस समय क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। अगर उस समय का नकारात्मक प्रभाव देखें तो ये था। इसका मुख्य लाभ जो है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक सीमित रहा। पूरे देश के किसानों को लाभ नहीं मिल पाया हरित क्रांति के प्रथम चरण का। पर्यावरण को नुकसान हुआ, फसल असंतुलन सारा जो है गेहूं और चावल पर जोर रहा। कहीं ना कहीं जो दलहन है, जो तिलहन है, उन सब की उपेक्षा हुई ऐसे में। फिर आता है हरित क्रांति का चरण सेकंड। ये विस्तारित हरित क्रांति की और ज्यादा विस्तार किया गया। 70-71 से लेकर 1980 के दशक तक को इसमें शामिल करते हैं समय को। मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो हरित क्रांति का भौगोलिक विस्तार किया गया और पहले गेहूं और चावल पे ही जोर था। इस द्वितीय चरण में कुछ नई फसलों को भी शामिल किया गया। सिंचाई परियोजनाओं का और ज्यादा विकास किया गया। नई फसलें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, पहले गेहूं था फिर चावल भी ऐड किया, तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन पे भी ज्यादा ध्यान दिया गया। नए क्षेत्रों को भी फायदा मिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ भाग। तो पहले तो ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी तक सीमित था। जो प्रारंभिक चरण था उन्हीं क्षेत्र के किसानों को बेनिफिट हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ। फिर आता है तीसरा चरण, तकनीकी और सततता का चरण कहते हैं इसे। 1980 के दशक से लेकर 90 के दशक तक मुख्य विशेषताएं इसकी रही कि उन्नत कृषि तकनीकें, बहुफसलीकरण, मल्टीपल क्रॉपिंग स्टार्ट हुई, यंत्रीकरण का व्यापक प्रयोग, मशीनों का खूब यूज होने लगा। जो हाई इल्ड वैरायटी बीज हैं उनका उन्नत संस्करण आया। कृषि अनुसंधान संस्थानों की भूमिका भी इसमें थी और कृषि विस्तार सेवाएं। समस्याएं क्या आई? फायदे तो बहुत से मिले। समस्याएं क्या आई, चैलेंजेस क्या आए? तो मृदा की धीरे धीरे उर्वरता में गिरावट आनी स्टार्ट हुई। भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ सिंचाई के नाते। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ने लगी। पर्यावरणीय असंतुलन, ये मुख्य समस्या का हमने सामना करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आवश्यकता हरित क्रांति 2.0 या सतत हरित क्रांति की है, जिसमें शामिल है कि जल संरक्षण भी हो, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, हम ये जो उर्वरकों पे निर्भरता, कीटनाशकों पे निर्भरता है वो हमारी खत्म हो, जलवायु अनुकूल कृषि होनी चाहिए और पूर्वी भारत पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये थी हरित क्रांति। जनक हमने देखा, क्षेत्र देखा, चरण देखे और समस्याएं जानी। अब बात करें कि एक समय था जब भारत जो है दुग्ध उत्पादन में बहुत पीछे था और इस सफलता का श्रेय जरूर जाता है इस श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन को। ऑपरेशन फ्लड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ और डॉक्टर वर्गीज कुरियन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये दो क्रांतियां ऐसी हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जनक से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दो क्रांतियों के जो हैं जनक रहे हैं और वो बिल्कुल सरकारी डेटा से मैच करते हुए जनक हैं ये दोनों ही। ऐसा नहीं है कि केवल किताबों में लिखा है और गवर्नमेंट की साइट पे नहीं मिलता, दोनों जगह मैच होता है। तो इन्हीं दो क्रांतियों के जनक आपको ध्यान रखना है और बाकी भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ और जनक या मुख्य योगदान करता है। तो अब बात करें, और वहां से दुग्ध की कमी वाले देश से निकलकर भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य यानी देश को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रस्तुत करते हैं तब राज्य शब्द बोल दिया जाता है बहुत बार। तो भारत वहां से निकलकर सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादक देश बना। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्षेत्र दुग्ध के उत्पादन में। दुग्ध कैसा होता है? मिल्क, व्हाइट, तो इसलिए श्वेत क्रांति। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। जनक थे, बिल्कुल श्वेत क्रांति के भी जनक थे, ध्यान देना है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उद्देश्य क्या था? भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाना, डेयरी किसानों की आय बढ़ाना। इसका मुख्य सिद्धांत सहकारिता पे आधारित था, जहां बिचौलियों को हटाकर फायदा, लाभ सीधे किसानों को दिया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे 1964 में एनडीडीबी की
स्थापना की गई, गठन का सुझाव दिया। एनडीडीबी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इस बोर्ड की स्थापना की गई 1965 में गुजरात राज्य में आनंद में की गई और इसी बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड का पूरा मैनेजमेंट किया, प्रबंधन किया था। अमूल की सफलता इसी एनडीडीबी की देन है और डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसी एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष थे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी। चरण फर्स्ट, अब दुग्ध क्रांति में भी श्वेत क्रांति में भी चरण थे। पहला चरण था 1970 से लेकर 80 के दशक का। इसी चरण के दौरान 1974 में दिल्ली में मदर डेयरी की नींव रखी गई थी। इस चरण को वैश्विक बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने और WFP जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसके द्वारा वित्त पोषित किया गया था यहाँ पे भारत में। चरण सेकंड 1981 से लेकर 1985 तक था। नेशनल मिल्क ग्रिड, इस दौरान देश में जो दुग्ध उत्पादन केंद्र थे उनको एक जाल से जोड़ा गया ताकि दूध की कमी वाले क्षेत्रों में अधिकता वाले क्षेत्रों से सप्लाई की जा सके, आपूर्ति की जा सके। आउटलेट विस्तार, शहरों में दूध के जो वेंडिंग बूथ हैं वो इसी दूसरे चरण की देन है जो कि 1985 तक था। फिर आता है तीसरा चरण श्वेत क्रांति का, जो कि 1985 से 1996 तक चला। पशु अनुसंधान, इसमें ध्यान दिया गया कि अगर हमें दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें करना पड़ेगा इस चरण में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के सहयोग से उन्नत नस्ल की, हमें जो पशुओं की नस्ल है उसको सुधारने पे काम करना पड़ेगा। तो उन्नत नस्ल के पशुओं पर काम हुआ। महिला सशक्तिकरण, अब जो महिला दुग्ध सहकारी समितियां हैं उनकी वजह से महिलाएं, उनकी आय हुई, वो एम्पावर्ड हुई, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनी। तो ऐसे में ग्रामीण स्तर पर महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन बड़े पैमाने पे हुआ और इनमें महिलाओं के जुड़ने से वो आत्मनिर्भर भी बनी, सशक्त भी हुई। भारत के शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य, जिसमें यूपी और राजस्थान में जो है वो अप डाउन चलता रहता है। अभी 2025 तक के आंकड़ों को अगर हम देखें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो जस्ट इसी दिन का लेटेस्ट डेटा होता है, नहीं, वो तो डेटा जो है वो समय समय पे भारत सरकार देती है। तो यूपी 15, कुल देश में जितना दुग्ध उत्पादन होता है उसमें से 15.66% योगदान रहता है यूपी का। फिर राजस्थान 14.82%, MP 9.12, गुजरात 7.78, महाराष्ट्र 6.71। कुल मिलाकर बात यह है कि ये 5 सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक राज्य हैं, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। वर्तमान में भारत जो है वो दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान है लगभग 24-25%। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम मनाते हैं, जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है 26 नवंबर, उस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। दुनिया के शीर्ष देश कौन कौन से हैं दुग्ध उत्पादन में? तो भारत तो रैंक 1 है ही, दूसरे नंबर पर आता है USA, तीसरे पे आता है चीन, चौथे पे पाकिस्तान, पांचवे पे ब्राजील। ये रैंकिंग जो है वो चेंज हो सकती है। पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, तो हमने हरी क्रांति देखी, फिर श्वेत क्रांति देखी, दोनों के जनक भी देखे, बिल्कुल सही है वो जनक। अब बात करते हैं पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन की, जो कि 1986 में हुई। क्षेत्र कौन सा है? तिलहन उत्पादन। इन क्रांतियों के क्षेत्र आपको स्पेशली ध्यान देने हैं, विशेष करके सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन के अंदर। प्रमुख व्यक्तित्व, ध्यान देना, सेम पित्रोदा लिख दिया जाता है किताबों में, अलग अलग जगह आप पढ़ते होंगे, पीली क्रांति के जनक सेम पित्रोदा नहीं। इस ड्राफ्ट को, इस नीति को, ये पीली क्रांति परिणाम है कि सरकार की जो नीतियां रही, योजनाएं रही और साथ ही साथ जो हमारे वैज्ञानिक रहे, उनका योगदान, किसानों का योगदान, सबके सामूहिक प्रयास से। कोई एक व्यक्ति जनक नहीं था पीली क्रांति का। और यहाँ पे सैम पित्रोदा, ध्यान देना, ये कृषि वैज्ञानिक थे, तो बिल्कुल कृषि वैज्ञानिक होने के नाते इनका योगदान था। तो शब्द पे गौर करना, प्रमुख व्यक्तित्व जिनका योगदान, तकनीकी सहयोग जिनका रहा, वो जरूर सैम पित्रोदा थे, लेकिन जनक नहीं थे, जो कि आप अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या था? कि खाद्य तेलों के आयात पे हमारी निर्भरता कम हो, इसमें भी हम आत्मनिर्भर बने। क्यों हम आयात का बिल चुकाएं? जो खाने के यूज में लेने वाले ऑयल हैं, तो उन पे हम क्यों आयात का बिल चुकाएं? भारत खुद के यहीं पे इनका जो उत्पादन है वो बढ़ा क्यों नहीं लेता? इसलिए जो येलो रिवॉल्यूशन है, पीली क्रांति है, ये की गई। प्रमुख पहल क्या किया गया? तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, TMO 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स की शुरुआत हुई। इसे ऑयल सीड रिवॉल्यूशन भी इसीलिए कहा जाता है। सरसों के उत्पादन में काफ़ी बेहतर वृद्धि हमने की।
वर्तमान में राजस्थान जो राज्य है, जो कि भारत का अभी वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, इसने सरसों के उत्पादन में अग्रणी है। ये भारत में कुल सरसों के उत्पादन जितना होता है भारत में, उसका 40 से 45% हिस्सा अकेले राजस्थान से आता है। अब बात करें नीली क्रांति, ये है ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसमें आप जनक के नाम पर डॉक्टर हीरालाल चौधरी जो है इनका नाम लिखा हुआ देखते होंगे, वो गलत है बिल्कुल। डॉक्टर हीरालाल चौधरी ये मत्स्य प्रजनन तकनीक के ऊपर इन्होंने काम किया था, तो तकनीकी सहयोग हम कह सकते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हम कह सकते हैं, लेकिन जनक नहीं थे। नीली क्रांति के जनक नहीं थे हीरालाल चौधरी, ये ध्यान देना। नीली क्रांति है किस क्षेत्र में, तो पानी का रंग कैसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसी पानी के रंग के नाते जैसा रिफ्लेक्ट होता है, तो इसीलिए नीली क्रांति जो कि मत्स्य पालन यानी मछली पालन और समुद्री उत्पाद के क्षेत्र में जो क्रांति हुई 1980 के बाद हुई। प्रमुख व्यक्तित्व में डॉक्टर हीरालाल चौधरी का नाम जरूर आ जाएगा, जनक में नहीं आएगा। आंतरिक मत्स्य पालन के अग्रदूत और डॉक्टर अरुण कृष्णन समुद्री मत्स्य अनुसंधान से जुड़े हुए प्रमुख वैज्ञानिक थे। ये जनक नहीं थे, सहयोग था, योगदान था, लेकिन जनक नहीं थे, दोनों ही लोग। उद्देश्य क्या है इस नीली क्रांति का, मछली उत्पादन में वृद्धि करना और निर्यात को बढ़ावा देना, जिससे रोजगार भी सृजन हो। प्रमुख विशेषताएं, तो आंतरिक मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया गया, झींगा उत्पादन जिसे प्रॉन और बहुत अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, इसके उत्पादन पे भी और इसके निर्यात पे भी जो है उसको बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को भी। नीली क्रांति ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी अवधारणा है, जिसका मतलब है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करके आर्थिक विकास करना, रोजगार का सृजन करना और पर्यावरण को संरक्षण करना। शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। पंचवर्षीय योजनाओं को, क्योंकि हम इसी YouTube पे वासु कंसेप्ट पे ही आपको मिल जाएगी, आपने पढ़ भी ली होगी, जो 5 ईयर प्लान है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं को हमने डिस्कस किया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना पे बकायदा आपको कहा था कि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम 7th 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी इसकी शुरुआत हुई थी 1985 से 90, 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस समय देश के प्रधानमंत्री 89 तक राजीव गांधी थे। विस्तार 8वीं 9वीं योजना में एक्वाकल्चर जलीय कृषि और खारे पानी में मछली पालन पर और ज्यादा जोर दिया गया। नीली क्रांति 2.0, ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0, अब इसका लक्ष्य केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि मछुआरों का कल्याण और पर्यावरण संरक्षण भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्टार्ट की गई। कुल मत्स्य उत्पादन को अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश कई वर्षों से लगातार पूरे भारत में नंबर 1 पे है। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में जो इनलैंड फिशरीज है, जो अंदर के तालाब हैं, इनमें जो मत्स्य पालन है, इसके अंदर आंध्र प्रदेश है। तालाब और झीलों में मछली पालन में शीर्ष है। अगर हम बात करें समुद्र से मछलियों की, तो उसमें क्योंकि गुजरात की कटी फटी तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा, तो इसमें 1 नंबर पे गुजरात राज्य। समुद्री मत्स्य उत्पादन में गुजरात लंबी तटरेखा के कारण समुद्री मछली पकड़ने में अग्रणी राज्य है। झींगा उत्पादन और निर्यात में फिर से आंध्र प्रदेश रैंक 1 है। भारत झींगा निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा इसी आंध्र प्रदेश राज्य से है। गुलाबी क्रांति, तो नीली क्रांति तो मत्स्य से जुड़ी हुई है। अब बात करें गुलाबी क्रांति की, तो इसके क्षेत्र हैं प्याज, झींगा, पोल्ट्री, औषधीय उत्पाद, इनको कहा जाता है गुलाबी क्रांति। अब यहाँ पे फिर से गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में आपको नाम मिल सकता है दुर्गेश पटेल, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आप बस ये ना सोचें यहाँ पे इसलिए नाम लिखा गया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए, किसी तरह का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो गुलाबी क्रांति के जनक नहीं थे दुर्गेश पटेल। इन्होंने प्याज और झींगा मछली के उत्पादन की तकनीकों के आधुनिकीकरण और उनकी मार्केटिंग पे जोर दिया था, तो इस वजह से इनको जनक नहीं कह दिया जाएगा। तो दुर्गेश पटेल का बिल्कुल इससे संबंध आप कह सकते हैं कि जुड़े हुए या इससे संबंधित व्यक्ति थे इस क्रांति से, गुलाबी क्रांति से, लेकिन कहीं से कहीं तक जनक नहीं थे। इस गुलाबी क्रांति का उद्देश्य क्या है, तो कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, मूल्य संवर्धन करना, मांस प्रसंस्करण और झींगा निर्यात के जरिए हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा झींगा उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। सबसे आगे तो आंध्र प्रदेश है झींगा उत्पादन में। झींगा निर्यात में भारत भी अग्रणी देश है।
सरकार ने अब गुलाबी क्रांति के उद्देश्यों को और ज्यादा विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो एक योजना है भारत सरकार की, इसके तहत झींगा किसानों को रियायती ऋण और बीमा कवर देने की भी व्यवस्था की है। फिर बात करते हैं रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति। ये जुड़ी हुई है टमाटर और मांस उत्पादन से। उद्देश्य क्या है? सब्जी उत्पादन में वृद्धि करना ताकि हम भारतीयों का पोषण स्तर सुधरे, पोषण सुरक्षा, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, टमाटर प्रोसेसिंग उद्योग, क्योंकि सब लोग केचप खाते हो आप, है ना, सब लोग सॉस यूज करते हैं, तो क्यों ना ये सारे काम भारत में ही होना स्टार्ट हो जाए। तो टमाटर प्रोसेसिंग उद्योग, क्योंकि जब भी आप सॉस खाते हो उस पर देखा करिए क्या ये भारत में ही बना हुआ है या भारत के बाहर की किसी कंपनी का है, तो कहाँ बना हुआ है। तो टमाटर प्रोसेसिंग उद्योग को गति और कोल्ड स्टोरेज या प्रोसेसिंग इकाइयों का विकास करना। इसके तहत टमाटर बेल्ट के विकास पर जोर दिया गया ताकि साल भर टमाटरों की उपलब्धता बनी रहे। लाल क्रांति 1980-90 के दशक। अब देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, लाल क्रांति, नीली क्रांति, ऐसा नहीं कि सरकार ने हरित क्रांति की तरह टारगेटेड इनके लिए काम किया, नहीं, ये सरकार की नीतियों, उद्देश्यों और इन किसानों सबके सामूहिक प्रयासों से ये सफल हो पाई और इनको हमने नाम दिया कि इसमें जो उत्पादन में वृद्धि हुई इसको नाम हमने ये दे दिया है, किसी को लाल, नीली, तो ये नाम दे दिए गए। तो ध्यान देना है, ऐसे कोई टारगेटेड सरकार ने निश्चित करके कि हाँ भाई अब से हम नीली क्रांति स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था। लाल क्रांति 1980 से 90 के दशक में सब्जी एवं मांस उत्पादन से जुड़े क्षेत्र में नीति आधारित सुधार। ध्यान देना इसी वर्ड पे, इसी लाइन के ऊपर कि नीति आधारित सुधारों का ये परिणाम थी। इसके द्वारा स्थापित फूड प्रोसेसिंग का ढांचा आज भी लगातार विकसित हो रहा है, यानी ये लाल क्रांति जो है वो लगातार चलती जा रही है। अब बात करें रजत क्रांति की, तो रजत क्रांति में इंदिरा गांधी जनक नहीं थी रजत क्रांति की। ध्यान देना, इंदिरा गांधी की भूमिका प्रेरणा वाली थी, यहाँ पे नीतिगत प्रेरक के रूप में इंदिरा गांधी की भूमिका थी। कौन सा क्षेत्र? अंडा और पोल्ट्री क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देना, ये है रजत क्रांति। उद्देश्य था कि भाई प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आय को बढ़ाना। इससे पोल्ट्री उद्योगों का संगठित विकास हुआ। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है भारत के अंडे की टोकरी। अब देखते हैं स्वर्ण क्रांति, तो रंग सारे आ जाने वाले हैं, है ना, भूरी, काली, नीली, पीली, लाल, हरी, सारे कलर आ जाएंगे। तो स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है? ये बागवानी, फल उत्पादन और शहद से जुड़ी हुई है। उद्देश्य क्या है? उच्च मूल्य को बढ़ावा, कृषि को सब्सिस्टेंस से निकालकर कमर्शियल बनाना ताकि किसानों की आय बढ़ सके, बेहतर मार्केटिंग हो सके, फल, सब्जी और शहद का निर्यात को बढ़ावा देना। मुख्य विशेषताएं क्या है? भारत फल उत्पादन में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल है, तो क्यों ना हम निर्यात को बढ़ावा दें, रोजगार सृजन हो, विदेशी मुद्रा हम अर्जित कर पाएं। तो ये सारे काम जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे कामों से। तो क्यों ना हम स्वर्ण क्रांति, क्योंकि जब बागवानी हमारी, यानी हमारे यहाँ पे जब फल बेहतर होते हैं और क्योंकि भारत प्रमुख अग्रणी देशों में शामिल है, तो क्यों ना हम बेहतर फ्रूट्स को और बेहतर तरीके से जो है मार्केटिंग करके फिर उनको बेचें। इसके अलावा फल उत्पादन को और बढ़ावा देना, शहद को, इन सब के निर्यात को भी बढ़ावा देना। आम, केला, अंगूर, सेब, सिट्रस फल, जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फलों का उत्पादन बढ़ाना। मधुमक्खी पालन से किसानों की अतिरिक्त आय जनरेट करवाना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई 2005-06 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM की शुरुआत की गई, बागवानी की शुरुआत, ताकि जो ये फल हैं इनका और ज़्यादा उत्पादन हम बढ़ा सकें। 2014-15 में सरकार ने बागवानी के सभी अलग अलग चल रहे जो मिशन थे उन सब को एक छत के नीचे लाने के लिए MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती, फूलों की खेती, इन सब को जोड़ दिया जाए तो ये एक अम्ब्रेला की तरह हम कह सकते हैं। तो ये MIDH की शुरुआत की 2014-15 में सरकार ने, कि अलग अलग मिशन नहीं, क्यों ना एक ही मिशन को रखा जाए। फिर है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति है कोको और चमड़े के क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसे भूरी क्रांति नाम दिया गया। औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन, निर्यात आधारित कृषि औद्योगिक विकास करना, ये भूरी क्रांति का उद्देश्य था। धूसर या स्लेटी क्रांति, ये है उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में। उद्देश्य क्या है? कृषि में इनपुट में आत्मनिर्भरता लेकर आना।
इनपुट यानी जैसे बीज है, खाद है, ये सारे किसान जब इनपुट देता है तभी तो फसल पककर तैयार होकर किसान को आउटपुट मिलता है। तो ये जो इनपुट दिए जाते हैं, क्यों ना हम इनमें आत्मनिर्भर हो जाएं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। अब हम चाह रहे हैं कि हम जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि की तरफ बढ़ें। इस क्रांति से यूरिया, डीएपी, एनपीके, डीएपी क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट, एनपीके क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, के से क्या है? पोटेशियम है। उत्पादन में वृद्धि हुई जो कि हरित क्रांति की। अब जब हमने डाई अमोनियम फास्फेट, इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनके उत्पादन में बढ़ोतरी की तो इससे बेनिफिट हुआ हमारी हरित क्रांति को। हरित क्रांति की सफलता के लिए ये सहायक भी हैं और सार्वजनिक और निजी उर्वरक संयंत्रों की स्थापना भी की गई। और धीरे धीरे हम वापस चाहते हैं कि जो परंपरागत तरीके से जो हमारे किसान जो खाद का यूज़ करते थे, ना कि किसी रसायन का, उर्वरकों का, नहीं, प्राकृतिक तरीके से खेती हो, जैविक खेती की जाए। ये जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं, इनका उपयोग कम से कम किया जाए। तो ऐसी एग्रीकल्चर की तरफ, कृषि की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान देना है, जो उर्वरक हैं उनसे जुड़ी हुई है धूसर या स्लेटी क्रांति। फिर है बैंगनी क्रांति, ये सुगंधित पौधों से जुड़ी हुई है। लेवेंडर, रोजमेरी, लेमन ग्रास, जिनको फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, उनको ये सारे नाम बिल्कुल उनकी जुबां पे रहते होंगे। तो यहाँ पे विशेषकर लेवेंडर की खेती से जुड़ी हुई है ये। इसका नेतृत्व किसने किया है? ये कोई व्यक्ति नहीं है, संस्था ने नेतृत्व किया है। CSIR, क्या है CSIR? इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू द्वारा किया गया। CSIR अरोमा मिशन के माध्यम से इसे लागू किया गया। तो ये क्या है? सुगंधित पौधों के क्षेत्र से जुड़ी हुई है बैंगनी क्रांति, और उसमें भी विशेषकर लेवेंडर से। इसका उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना, पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्र में आजीविका सृजन करना, कृषि आधारित उद्यमिता को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की व्यावसायिक खेती इसका प्रमुख उदाहरण भी है। गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन, ये किससे जुड़ी हुई है? गोल क्रांति ये आलू के उत्पादन से जुड़ी हुई है। और आलू को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आलू इतनी महत्वपूर्ण सब्जी या खाद्यान्न है कि यूरोप में इस आलू ने क्रांति करवा दी थी। हुआ ये था कि 1845-46 के आसपास वहाँ पे आलू को एक रोग, एक बीमारी की वजह से पूरी फसल आलू की खराब हो गई थी। और क्योंकि गरीब है, मजदूर वर्ग है, उसका मुख्य खाद्यान्न या उसके भोजन का मुख्य पार्ट रहता था उस समय में आलू। तो इस आलू ने तो क्रांतियां करवा दी थी यूरोप के कितने ही देशों में, और राजाओं को भागना पड़ा था अपना देश छोड़ करके। खैर वो तो सब हम इतिहास में पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। लेकिन अभी आलू हमारे भी बचपन में तो सबको पसंद होता है, आलू की सब्जी सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जियों में शामिल होती है। अभी तो पता नहीं है आपको कौन सी वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ, आलू हमारे भी सब्जियों का राजा है एक तरह से। तो आलू उत्पादन के क्षेत्र से, यानी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है ये क्रांति। उद्देश्य क्या है? हम आलू का उत्पादन क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? ताकि यूरोप की तरह भारत में क्रांति ना हो जाए? नहीं, आलू उद्देश्य ये है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, भंडारण, कोल्ड चेन। ये जो चिप्स सभी बच्चों को खाना बहुत पसंद होती है, तो क्यों ना ये पूरी इंडस्ट्री हम आलू का उत्पादन बढ़ाकर यहीं पर ये पूरी खाद्य प्रसंस्करण ये सब स्टार्ट यहीं पे किया जाए, रोजगार बढ़ेंगे इससे। तो ऐसे में यानी प्राथमिक क्षेत्र से लेकर द्वितीयक क्षेत्र से लेकर तृतीयक क्षेत्र, तीनों का संबंध है कि तीनों में रोजगार बढ़ेंगे इससे। तो ऐसे में आलू उत्पादन उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा, भंडारण, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग का विकास, ये सारे उद्देश्य हैं। आलू एक शॉर्ट ड्यूरेशन और हाई यील्ड फसल है, क्योंकि ये क्या है 90 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे किसान एक साल में कई फसलें ले सकता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्य आलू उत्पादन में और भंडारण क्षमता के अंदर भारत में अग्रणी राज्य हैं। तो आलू को तो किसी भी तरह से हम हल्के में ले ही नहीं सकते। तो गोल क्रांति आलू से जुड़ी हुई है। काली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? ब्लैक रिवॉल्यूशन। ये ऊर्जा क्षेत्र में विकास को काली क्रांति कहा जाता है। तो ये ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अब हमें जो हमारे कच्चे तेल का आयात है, खाद्य तेलों के आयात को तो कम करना ही है, हमें कम बिल बनवाना है अपना, ताकि यहीं पे उत्पादन हो जाए, हमें आयात ना करना पड़े। इसी तरह हम चाहते हैं कच्चे तेल पे भी निर्भरता हमारी ना रहे।
तो यहाँ पे पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल और बायोडीजल जेट्रोफा कि हम बायोडीजल की तरफ बढ़ जाएं। इसके अलावा भी अब तो आप देखते हैं ना कि ईवी का मार्केट बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कच्चे तेल पे भी निर्भरता को धीरे धीरे कम करना चाह रहे हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन को ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ा जाता है। उद्देश्य क्या है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, कच्चे तेल के आयात पे हम निर्भरता कम करें, ताकि हमारा वैसे ही आयात बिल कम हो जाएगा अगर हम कच्चे तेल पे निर्भरता कम कर लेंगे अपनी। तो सदाबहार क्रांति, यहाँ पे भी स्टार इसलिए लगाना है क्योंकि सदाबहार क्रांति के भी बिल्कुल जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। वही हैं ये जिनकी वजह से हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति के जनक भी एम.एस. स्वामीनाथन हैं। सदाबहार क्रांति की अवधारणा जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा दी गई थी, जिसका उद्देश्य है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, क्योंकि हरित क्रांति में पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाई, तो अब इन्होंने कहा पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना कृषि उत्पादन के अंदर सतत वृद्धि करना, जिसमें जैविक खेती, मृदा और जल संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि पर ज्यादा जोर दिया जाए। ऐसी कृषि हम करें जिससे ना हमारी मृदा को नुकसान हो, ना हमारा जो है किसी तरह से फसलों में उत्पादन में कमी आए, वो भी बनी रहे, जैविक खेती को हम बढ़ावा दें। तो ये है सदाबहार क्रांति। उद्देश्य क्या है सदाबहार क्रांति का? सतत कृषि। ऐसा ना हो कि एक समय में उत्पादन बहुत ज्यादा ले लिया, उसके बाद हम उत्पादन बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, हमें डिमांड तो ज्यादा की हो रही है, उत्पादन उतना बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा ना हो। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उद्देश्य था, उत्पादन भी हो, पर्यावरण का संरक्षण भी हो और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो सके, ये उद्देश्य था। मूल विचार इसका था, इस क्रांति का, कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उत्पादन में वृद्धि करना। प्रमुख तत्व क्या हैं? तो वही जैविक कृषि करना, मृदा का संरक्षण, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल कृषि करना। फिर बात करें इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष, रेनबो, बहुत सारे कलर्स, तो ऐसे में बहुत सारे नहीं, होमवर्क है, कितने कलर, बार बार विबग्योर की बात होती है, कितने कलर। इंद्रधनुषी क्रांति सभी कृषि क्रांतियों को एक साथ ले आना, समन्वित विकास करना। उद्देश्य था समग्र कृषि विकास, फसलें भी, पशुपालन भी, मत्स्य भी, बागवानी भी और वानिकी भी, सबका एक साथ विकास करना। विशेषता क्या है? अब नाम ही रेनबो, नाम में ही इंद्रधनुष है, तो बहुआयामी कृषि दृष्टिकोण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जिससे ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आए। फिर है अमृत क्रांति, क्षेत्र नदी जोड़ो परियोजना। उद्देश्य है जल सुरक्षा, सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना, क्षेत्रीय जल असंतुलन को कम करना, क्योंकि कहीं पे भारत में बाढ़ आती है, किसी राज्य में सूखा होता है, कहीं पे वार्षिक वर्षा बहुत ज़्यादा है, कहीं पे औसत वार्षिक वर्षा बहुत कम है। तो इस समस्या का समाधान, प्रमुख परियोजना राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना NRLP, हिमालयी नदियां प्लस प्रायद्वीपीय नदियां, जल अधिशेष वाले क्षेत्रों से जल अभाव वाले क्षेत्रों में जल को पहुंचाना। यह है अमृत क्रांति। सुनहरी रेशा क्रांति, तो जब रेशे का नाम आ रहा है और सुनहरी रेशा क्रांति, क्योंकि रजत रेशा क्रांति कपास से जुड़ी हुई है, सुनहरी रेशा क्रांति जूट क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यानी क्षेत्र कौन सा है? जूट। उद्देश्य क्या है? पूर्वी भारत के विकास को सुनिश्चित करना, प्लास्टिक के जैव अपघट्य विकल्प निकालना। प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक, बिहार और असम। उपयोग बोरे, रस्सी और जियो टेक्सटाइल। महत्व क्या है? पर्यावरण संरक्षण होगा, पर्यावरण के अनुकूल फाइबर है, प्लास्टिक प्रतिबंध के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। फिर है रजत रेशा क्रांति जो कि कपास से जुड़ी हुई है। उद्देश्य क्या है? वस्त्र उद्योग को सशक्त बनाना, कपास और वस्त्र निर्यात को और बढ़ावा देना। टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें भारत जो है अंग्रेजों के आने से पहले हमारा दबदबा हुआ करता था, तो ऐसे में फिर से उस दबदबे को कायम करना। रोजगार सृजन विशेषकर MSME आधारित टेक्सटाइल सेक्टर में। बीटी कॉटन के कारण हमारे कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है, भारत विश्व के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में शामिल। सूती वस्त्र उद्योग में मूल्य श्रृंखला का विस्तार भी इससे होता है। अब ये लास्ट क्रांति है बादामी क्रांति। कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो मसालों से। उद्देश्य मसाला निर्यात बढ़ाना, मसालों को भी हम कम में नहीं आंक सकते। ये जो अंग्रेज आए थे, ये जो यूरोप वाले देश जो भारत तक पहुंचे, और इसके अलावा जो देशों को इन्होंने उपनिवेश बनाया, स्पेशली अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की, जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है इनकी, तो ये मसालों के व्यापार के लिए आए थे। तो मसाले भी बहुत बड़ी चीज़ है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चटपटा खाना पसंद होता है तो उनको मसालों का महत्व और भी ज़्यादा समझ आता है। उद्देश्य क्या है बादामी क्रांति का? कि मसालों के निर्यात को हम बढ़ाएं,
एक समय में मसालों के व्यापार के लिए आए थे कि मसाले यहाँ से लेकर जाएंगे, लेकिन आज हम मसालों के निर्यात को बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। प्रमुख मसालों की बात करें तो मिर्च, हल्दी, धनिया, इलायची, काली मिर्च, और यहाँ पे एक संस्थान स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका काम यही है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया है। इसका काम यही है मसालों का उत्पादन बढ़ाना और ज़्यादा विकास करना, निर्यात को बढ़ावा देना। तो ये सारी क्रांतियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 19 क्रांतियां हमने डिस्कस की हैं बादामी क्रांति सहित। तो लगभग हर रंग की क्रांति है। ये ध्यान रखना है कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जनक आपको कहाँ ध्यान रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है आपके लिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पे हर किसी क्रांति के आगे जो जनक लिख दिए जाते हैं वो सही नहीं है, वो गलत हैं। तो हमने प्रमुख योगदानकर्ता और जो जनक के रूप में गलत लिख दिए जाते हैं उन नामों को भी, आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए उन नामों का कि इन व्यक्तियों का क्या योगदान रहा उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।